वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, और ये इसमें 20 प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट, और सारे के सारे प्रश्न जो है वो नए प्रश्न हैं। कोई भी PYQ नहीं है इसमें, मतलब पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिस एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही होगा? 3 कथन है यहाँ पर। जोधाबाई का महल हुमायूं ने बनवाया था, और यह महल भोपाल में स्थित है। जोधाबाई हुमायूं की दूसरी पत्नी थी। देखिए, जो जोधाबाई का महल है ये अकबर ने बनवाया था, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और भोपाल में नहीं, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यूपी में। और जोधाबाई जो है वो अकबर की दूसरी रानी थी। तो सारे के सारे गलत हो गए, इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी है इसका, ए है इसका आंसर। जोधाबाई का महल मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, और ये महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और उनकी पसंदीदा रानी जोधाबाई, जो कि दूसरी रानी थी, के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में सही कथन है। 3 कथन है यहाँ पर। हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। इस मकबरे को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसका निर्माण 1556 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। एग्जाम्स में कई बार अलग अलग समय में अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न बनाए। हुमायूं टॉम पर दिल्ली में है ये, अकबर ने नहीं, हाजी बेगम ने बनवाया है हुमायूं का मकबरा। 1993 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, 1993। इसका निर्माण 1565 में हुआ और 1572 में पूरा हुआ। तो जहाँ जहाँ एक है वो सही नहीं होगा, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। देखिए, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। ठीक है, बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से जाना जाता था। हज यात्रा करने के बाद उन्हें हाजी बेगम के नाम से जाना जाने लगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक और नाम, मिराग गिरजा गियास इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार थे। और हुमायूं के पिता का नाम बाबर, और अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मुगल काल के भारत फारसी स्रोतों के अनुसार मुजारियन शब्द किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है मुजारियन शब्द? बलपूर्वक श्रम को, किसान को, भूमि सर्वेक्षक को, या भूमि स्वामी? मुगल काल के भारत फारसी स्रोतों के अनुसार मुजारियन शब्द जो है वो किसान को दर्शाता है, कृषक को। बी है इसका आंसर। मुगल काल के भारत फारसी स्रोतों में मुजारियन शब्द किसानों को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से कृषि में शामिल थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जमादारों से किस प्रकार भिन्न थीं? ठीक है, राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जमींदारों से किस प्रकार अलग थीं? देखिए, जमींदार राजाओं के अधीनस्थ कर अधिकारी होते थे, जिन्हें सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। दूसरा है, राजा और जमींदार एक जैसी भूमिका निभाते थे, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग थीं। राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। और चौथा है, जमींदारों के पास पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण था, जबकि राजाओं के पास केवल औपचारिक उपाधियां थीं। कौन सा इसमें अलग है, कौन सा इसमें भिन्न है? देखिए, राजा और जमींदार एक जैसी भूमिका तो निभा नहीं सकते, अंतर तो होगा, तो दूसरा तो हटा दीजिए। जमींदार राजाओं के अधीनस्थ कर अधिकारी होते थे, जमींदार राजाओं के अधीन, ये भी गलत है। राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे।
और चौथा है जमींदारों के पास पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण था जबकि राजाओं के पास केवल औपचारिक उपाधियां थीं। ये भी गलत है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं और जमींदारों की प्रशासनिक भूमिकाएं अलग अलग थीं, जिसमें राजाओं ने व्यापक क्षेत्रीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं। जमींदार मुख्य रूप से मुगल सम्राट की ओर से भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और किसानों तथा राज्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? महाराणा प्रताप ने किसका सामना किया था? अकबर का। देखिए, हल्दी घाटी का ये जो युद्ध है 15 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के आदेशानुसार आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। यह केवल 4 घंटे तक चलने वाला एक छोटा लेकिन भीषण युद्ध था जो मुगल वर्चस्व के खिलाफ राजपूतों के प्रतिशोध का प्रतीक है। समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। डी है इसका आंसर। देखिए, समूहगढ़ का जो युद्ध है वो 29 मई 1658 को आगरा के पास मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान लड़ा गया। यह औरंगजेब और उसके सबसे बड़े भाई दारा शिकोह दोनों सम्राट शाहजहां के पुत्रों के बीच एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, औरंगजेब और उसका बड़ा भाई दारा शिकोह और दोनों के दोनों किसके बेटे? शाहजहां के। दारा शिकोह ने सिंहासन पर अपने दावे का बचाव करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया, लेकिन औरंगजेब की आधुनिक अनुशासित सेना से पराजित हो गया। दारा शिकोह युद्ध में औरंगजेब की जीत ने उसे आगरा पर कब्जा करने और अपने पिता शाहजहां को कैद करने में सक्षम बनाया, जिससे मुगल सिंहासन पर उसके दावे को मजबूती मिली। ठीक है, बाप को ही कैद कर दिया। अंत में क्या होगा? दारा शिकोह को अंततः पकड़ लिया गया और 1659 में औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? किसको कहा जाता था? शेखजादा या हिंदुस्तानी? शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन स्वदेशी मुसलमान, ये हैं शेखजादे। डी है इसका आंसर। देखिए, शेखजादे या हिंदुस्तानी स्वदेशी मुसलमानों को संदर्भित करते थे। मुख्य रूप से वे जो भारत में पैदा हुए थे और मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते थे। वे विदेशी जन्मे ईसाइयों रईसियों जैसे कि फारसी, अफगान या मध्य एशियाई लोगों से अलग थे, जिन्होंने मुगल दरबार में भी सेवा की थी। तो भारतीय थे वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध डेक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? मराठाओं के विरुद्ध डेक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया। एक रिसेंटली मूवी आई थी मुख्य भूमिका में विक्की कौशल, अगर आपने देखी हो तो औरंगजेब है इसका आंसर। बी है आंसर। छावा। देखिए, औरंगजेब छठे मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मराठों के खिलाफ एक व्यापक डेक्कन अभियान शुरू किया। डेक्कन अभियान 1681 में शुरू हुआ और लगभग 27 वर्षों तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक चला। गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में सही कथन है, दो हैं यहाँ पर कथन। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नीति का प्रयोग मुगल सेनाओं के खिलाफ किया। इन रणनीतियों में तेज छापे, घात लगाकर हमला करना शामिल था। बिल्कुल यही होता था इसमें। करेक्ट है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। गुरिल्ला युद्ध
शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों जैसे नेताओं के अधीन मराठों ने मुगल सेनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इन रणनीतियों में छापे, तेज छापे, लगातार घात लगाकर हमला करना और दक्कन के उबड़-खाबड़ इलाकों में गड्ढों के पीछे हटना शामिल था। ठीक है, गड्ढों में पीछे हटना शामिल था, यानी मारो और छिप जाओ। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल के दौरान शाही घराने की जरूरतों को पूरा किया? दीवान ए खालसा, मीर बख्शी, वकील ए मुतालक या मीर समन? मुगल काल के दौरान शाही घराने की जरूरतों को पूरा किया है मीर समन ने। डी है इसका आंसर। मीर समन मुगल काल के दौरान शाही परिवार और सामान तथा राशन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी था। वह शाही भंडारों का प्रबंधन करता था तथा महल और उसके निवासियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था। उन्हें नकद भुगतान के साथ साथ जागीर भी दी जा सकती थी। उन्हें सशस्त्र सेना बनाए रखनी पड़ी। उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सका। मुगल मनसबदारी प्रणाली, उन्हें सशर्त या मशरूत मनसब दिया जा सकता था। ठीक है, उन्हें नकद भुगतान के साथ साथ जागीर भी दी जाती थी। ये भी ठीक है। उन्हें सशस्त्र सेना बनाए रखनी पड़ी। ये भी सही है। डी वाला गलत है। यहाँ पर हस्तांतरण होता था, उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। ये गलत है। स्थानांतरण या हस्तांतरण एक ही बात है। ये गलत है, होता था। देखिए, अकबर द्वारा शुरू की गई मुगल मनसबदारी प्रणाली शासन और सैन्य संगठन के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रशासनिक संरचना थी। इस प्रणाली के अंतर्गत मनसबदारों को उनके संख्यात्मक पदनाम के आधार पर रैंक दिया जाता था, जो उनके पद और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता था। मनसब यानी नकद या जागीर भूमि राजस्व असाइनमेंट के रूप में दिए जाते थे। मनसब नकदी और जागीर के रूप में दिए जाते थे ताकि उनके सशस्त्र बलों और प्रशासनिक कर्तव्यों को बनाए रखा जा सके। देखिए, मनसबदारों को मुगल सेना के लिए अपने रैंक के अनुपात में सशस्त्र दल बनाए रखने की आवश्यकता थी। मनसब हस्तांतरणीय थे। डी ऑप्शन में है कि नहीं थे। और सम्राट के पास प्रदर्शन या प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर मनसब को फिर से नियुक्त करने या रद्द करने का अधिकार था। शेरशाह के प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इनमें से? देखिए, शेरशाह का साम्राज्य 47 यानी 47 सरकारों में विभाजित था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के प्रभारी 2 अधिकारी, मुख्य सिकदार जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखता था, और मुख्य मुंसिफ जो कि न्यायाधीश था। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा है प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी। बिल्कुल, शेरशाह सूरी के प्रशासन में प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी। ठीक है स्टेटमेंट। और यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा, लेकिन सीधा सीधा ABCD बनाकर ही पूछ लेते हैं कि मुख्य सिकदार शेरशाह के प्रशासन में कौन है? कानून और व्यवस्था रखने वाला। और मुख्य मुंसिफ कौन है? वो है न्यायाधीश। पहला वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गई है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी है। देखिए, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिन्हें सरकार के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक सरकार का शासन 2 प्रमुख अधिकारियों द्वारा किया जाता था, मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ। मुख्य सिकदार कौन है? कानूनी व्यवस्था बनाने वाला। और मुख्य मुंसिफ है न्यायिक अधिकारी। प्रत्येक सरकार को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें परगना कहा जाता था, जिससे कुशल शासन सुनिश्चित होता था। शेरशाह सूरी द्वारा लागू की गई प्रशासनिक संरचना ने बाद की मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी, और सरकार में विभाजन और परगनों में उनके आगे उपविभाजन दोनों शेरशाह के मजबूत केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय शासन को बनाए रखने की दृष्टिकोण का अभिन्न अंग थे।
13वां प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ऊपर एक प्रश्न था, पहला है, दूसरा उसकी स्टेटमेंट में एक नाम था, एक्सप्लेनेशन में एक नाम था, मिर्जा मिराक मिर्जा गियास, ठीक है, मुख्य वास्तुकार थे ये। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, हुमायूं के मकबरे के मुख्य वास्तुकार। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास थे, जिन्हें उनके बेटे सैयद मोहम्मद के साथ मिलकर मकबरे को डिज़ाइन और निर्मित करने का काम सौंपा गया था। यह मकबरा सम्राट हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम यानी बेगा बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम या बेगा बेगम कौन है? हुमायूं की पत्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सैन्य या तोपखाने शाखा का सामान्य नाम तोपखाना था? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, गुरीद वंश या विजयनगर साम्राज्य? ठीक है, डी है इसका आंसर, मुगल वंश। देखिए, तोपखाना शब्द मुगल सैन्य व्यवस्था की तोपखाना शाखा को संदर्भित करता है, जिसने साम्राज्य के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल बादशाहों, विशेष रूप से बाबर और अकबर ने युद्ध में तोपखाने के प्रयोग पर जोर दिया, जिससे वंश को अपने विरोधियों पर रणनीतिक लाभ मिला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोधी वंश के संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोधी, दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी करेक्ट है। दास वंश का संस्थापक दास वंश या मामलूक वंश या गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। लोधी वंश का बहलोल लोधी है, इब्राहिम लोधी नहीं है। तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा सी है इसका आंसर। तो ये है राजवंश, ये है दास वंश या गुलाम वंश या मामलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन है 1206 से 1290। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1320, और उसके बाद आता है लोधी बहलोल लोधी 1451 से 1526। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा लोधी है, खिलजी है, दास है, सुर नहीं है। देखिए, 1539 में चौसा की लड़ाई में मुगल राजा हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। ये सूर है, बड़ी वाली मात्रा है। सूर मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला था। सूर ने 1540 से 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। अंतिम सूर शासक आदिल शाह सूरी को अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, सूर। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? रानी नायिका देवी की मदद से राजा भीमदेव द्वितीय ने उसे अनिलवाड़ के युद्ध में पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पहले तराइन के युद्ध में पराजित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? मोहम्मद गौरी के बारे में बात हो रही है। रानी नाइकी देवी की मदद से राजा भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को अनहिलवाड़ के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने उसे किसे? मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया या पराजित किया, दूसरा वाला भी सही है। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहले में चौहान जीते गौरी हारा, दूसरे में चौहान हारे गौरी जीता। तो यहाँ दोनों के दोनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, राजा भीमदेव द्वितीय ने रानी नाइकी देवी के सहयोग से 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में लड़े तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक लिखी। रिहला एक प्रसिद्ध फारसी यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता बिल्कुल मोरक्को से आया था, रिहला उसकी पुस्तक का नाम है, लेकिन वो फारसी नहीं बल्कि अरबी यात्रा वृत्तांत है। तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, पहला दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद इब्न बतूता
इब्न बतूता मध्यकालीन अरबी यात्री और लेखक था जो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी। रेहला एक प्रसिद्ध अरबी यात्रा वृत्तांत ना कि फारसी, जो उनके किनके इब्न बतूता के जीवन भर की यात्राओं और अन्वेषणों का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। 19वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए थे, उन्हें डैश कहा जाता था? सामंत कहा जाता था, बदगान कहा जाता था, इकदार कहा जाता या मुक्तिस कहा जाता था? उनको कहा जाता था बदगान। ऑप्शन नंबर सी। एक विभाग भी था दीवाने बदगान, जो कि दास विभाग था, बंदगान। इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दासों को बंदगान कहा जाता था। इन दासों को सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया जाता था और वे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य पदों पर नियुक्त किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी अंतिम पूछ रहा है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, अंतिम इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की बात करें तो संस्थापक थे बहलोल लोधी 1451 से 1488, अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, राजा शासक 1517 से 1526 ईस्वी। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी, बहुत पूछते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 1489 से 1517। और एक और नाम दौलत खान लोधी, पंजाब के गवर्नर थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। तो 20 प्रश्न ये हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। इम्पोर्टेंट है आने वाले ARO में जो मेंस का जो 120 नंबर का पेपर होता है उसके लिए। ठीक है, जो यूपी PCS के अगले वर्ष की तैयारी कर रहा है उसके प्रीलिम्स के लिए 2026 की, यूपी TGT होने वाला है उसके लिए भी, और जो रेलवे RRB वगैरह के एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।